हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग भारतीय संविधान के कुछ विशेषताएं या जो भी विशेषताएं दिया गया है उन सारी विशेषताओं को आज हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चंस इंटर क्लास 11th में भी आता है, बीए पार्ट 2 में भी आता है और एमए में भी आता है, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट में भी आता है। तो आप जिस क्लास के लिए पढ़ेंगे, जिस क्लास के क्वेश्चंस में जितना वर्ड का पूछेगा आप उस अनुसार से अपने अनुसार लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे डिटेल्स में पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस के अनुरूप में हम पढ़ाएंगे। क्वेश्चंस आता है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए या भारतीय संविधान की उन विशेषताओं का परीक्षण कीजिए जो संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन करती है। अगर आपको 11th में क्वेश्चंस आता है तो आपको इस टाइप से क्वेश्चंस आएगा, और फिर ग्रेजुएशन या एमए में क्वेश्चंस आएगा तो आपको इस टाइप से आएगा। मतलब ग्रेजुएशन में या फिर एमए में जब आता है तो कुछ घुमा फिरा करके आता है, ठीक है। भारतीय संविधान की उन विशेषताओं का परीक्षण कीजिए जो संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन करती है, या भारत का वर्तमान संविधान 1935 के अधिनियम का बृहद संस्करण नहीं है। इस कथन की व्याख्या आप किस तरह से कीजिएगा या इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो जाता है कि जो भारतीय संविधान का जो वर्तमान में संविधान 1935 के अधिनियम है उसका जो है पूरी तरह से संस्करण नहीं है। तो आगे जो हम पढ़ेंगे तब इसे समझ में आएगा। आंसर लिखेंगे जो कॉमन रहेगा, कॉमन क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि किसी भी देश की राजनीतिक गतिविधियां का परिचय उसके संविधान से ही मिलता है, जिसका निर्माण उस देश की भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संविधानों की प्रमुख विशेषताएं रहता है, ठीक है। लिखेंगे कि भारत की या फिर किसी भी देश की जो राजनीतिक गतिविधि होता है उसका जो परिचय होता है तो वहाँ के संविधान से ही पता चलता है। अगर किसी देश के बारे में, किसी देश के राजनीति के बारे में अगर कुछ जानना हो या उसके संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में अगर जानना हो तो उस देश के संविधान को पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि इस देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, किस प्रकार की राजनीति है, किस प्रकार की भौगोलिक संस्कृति है या सामाजिक आर्थिक परिस्थिति है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और फिर भारत के संदर्भ में अगर हम पढ़ना है तो भारत के प्रमुख विशेषताएं हैं। आइए हम अब विशेषता को जानते हैं। सबसे जो पहली विशेषता है भारत के बारे में वो है लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारत की जो संविधान है वो आपको लिखित दस्तावेज में मिलेगा और पूरे वर्ल्ड के संविधान से बड़ा संविधान है। इसलिए बड़ा संविधान है कि भारत का जो संविधान है इसमें लगभग नहीं, पूरी तरह से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग में विभक्त किया गया है। 1993 ईस्वी के 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद अनुच्छेद की संख्या 444 और जो 8 अनुसूचियां थी, यहाँ पर जो 8 अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हो गई है, ठीक है।
संविधान की विशालता का मूल कारण यह है कि संविधान निर्माताओं ने शासन के समस्त प्रमुख अंगों का वर्णन करने के बाद शासन की अनेक सूक्ष्मतम बातों का भी उल्लेख किया है। लिखित एवं विस्तृत संविधान के बारे में कहा जाता है कि जो 395 अनुच्छेद है और 1993 में इसका जो संख्या हो गया है आर्टिकल का 444, और इसमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों का भी उल्लेख किया गया है, और सारे कुछ हमारे संविधान में लिखी गई है, हमें लिखित दस्तावेज के रूप में मिलता है। कहीं कहीं अलिखित भी रहता है। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। दूसरा जो पॉइंट्स है भारतीय संविधान की विशेषता का, वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। ये दूसरी विशेषता है। संविधान का उद्देश्य समस्त भारत में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र की स्थापना करता है। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि भारत अपने आंतरिक और विदेशी मामलों में पूर्ण स्वतंत्र है। विदेशी किस मामलों में पूर्ण स्वतंत्र है? प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है अगर कोई भी देश अगर संप्रभु संपन्न है तो उस देश का मतलब है कि वो देश आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में स्वतंत्र है। जैसे भारत में जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया, तब जो है पाकिस्तान, चीन नाराज हुए और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जा करके इस चीज़ का विरोध भी किया कि 370 हटा करके भारत सरकार जो है वहाँ के लोगों का स्वतंत्रता का हनन किया है, और बहुत सारी बातें जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जा करके जो है आलोचना किया भारत का। तो भारत ने एक ही जवाब दिया कि ये भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने सिर्फ एक ही वर्ड कह करके अपनी बातों को विराम दिया, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, और जब संप्रभु राष्ट्र है तो भारत आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में स्वतंत्र है। और बाहरी निर्णय लेने का अर्थ है जैसे कि अभी भारत ये रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, तो अन्य देश जैसे अमेरिका हो गया, क्योंकि अमेरिका जो है यूक्रेन का साथ दे रहा है, तो अमेरिका का यह मंशा थी कि भारत जो है रूस को किसी भी तरह का सहायता नहीं पहुंचाए। हालांकि भारत किसी भी तरह का सहायता किसी को नहीं पहुंचाया, ना यूक्रेन को ना भारत को। हाँ, रिलेशन जिस प्रकार से पहले था, युद्ध के समय भी रिलेशन वैसा ही बरकरार रखा, और ऐसा नहीं कहा कि आपके साथ आपको हम साथ दे रहे हैं या फिर आपके विरोध में हम बातें कर रहे हैं। इस चीज़ का और अन्य देशों का भी सोच था कि भारत जो है जैसे अमेरिका और फिर यूरोप के कुछ देश या फिर वेस्टर्न के और कोई कंट्री जो कि चाह रहा था कि रूस को जो है किसी भी प्रकार का सहायता, जैसे कि बिजनेस हो गया या फिर और किसी भी तरह का जो है लेनी देनी जो है वहाँ से नहीं हो, तो भारत भी नहीं करे। इस मामले में भी भारत ने कहा कि भारत बाहरी निर्णय लेने में स्वतंत्र है। यानी भारत किससे दुश्मनी करेगा और किससे संबंध बनाएगा, किससे अच्छा संबंध रखेगा, ये भारत किसी अन्य देश के दबाव में आकर के ऐसा संबंध नहीं रखेगा, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु का मतलब यही हुआ। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट्स है भारतीय संविधान की विशेषता संघात्मक एवं एकात्मक व्यवस्था का मिश्रण है। भारत का संविधान ना तो संघात्मक है पूरी तरह से और ना ही एकात्मक है।
भारतीय संविधान द्वारा संघात्मक ढांचे को स्वीकार किया गया है। अनेक संविधान संशोधनों के बाद वर्तमान में भारतीय संविधान में 444 अनुच्छेद है। संविधान द्वारा राज्य व केंद्र के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है, यानी शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। संविधान द्वारा संघात्मक शासन की अन्य विशेषताओं को स्वीकार करते हुए संविधान की सर्वोच्चता एवं सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। यानी कि भारत में संविधान ही सर्वोच्च है और सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था भी है। इसके अतिरिक्त एकहरी नागरिकता, संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार आदि व्यवस्थाएं एकात्मक शासन का भी समर्थन करती है। और संघात्मक शासन दोनों शासन व्यवस्थाओं के गुण को समाविष्ट किया हुआ है। कौन? भारत के संविधान की विशेषता। ये तीसरी विशेषता को डिफाइन करता है कि भारत जो है ना तो पूरी तरह से संघात्मक है ना पूरी तरह से एकात्मक है, दोनों का सम्मिश्रण है। ठीक है। चौथा जो पॉइंट्स है भारतीय संविधान की विशेषता का, वो है शक्तिशाली केंद्र की स्थापना। यानी संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण होते हुए भारत जो है केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी है कि केंद्र को राज्य की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए मुख्यतः 3 उपाय काम में लाए गए हैं, जिसमें कि पहला है आपातकालीन स्थिति में संघ सरकार को राज्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार है। दूसरा, केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन होने पर भी विशेष परिस्थिति में केंद्र को राज्य की सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तीसरा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर संघ सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों या नियमों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इन तीनों उपायों के अतिरिक्त न्यायपालिका के संगठन, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और अखिल भारतीय सेवाओं के संगठन आदि के क्षेत्र में केंद्र को विस्तृत अधिकार प्रदान किया गया है। इसीलिए जो है केंद्र अधिक शक्तिशाली है। आगे जो पॉइंट्स है भारतीय संविधान की विशेषता का, वो है संसदीय शासन प्रणाली। 5वां पॉइंट्स है भारतीय संविधान देश में संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। संसदीय प्रणाली में राज्य का प्रधान नाम मात्र का होता है और वास्तविक शक्ति जो है वो कार्यपालिका के मंत्रिमंडल में निहित होती है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है और उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। तो व्यवस्थापिका जो है पूरी तरह से सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का प्रधान है तथा शासन की वास्तविक जो शक्ति होता है वो मंत्रिमंडल में होता है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है। छठा जो पॉइंट्स है विशेषता का, वो है मौलिक अधिकारों की विशेषता या व्यवस्था। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों की स्वतंत्रता व अधिकारों की रक्षा के लिए 6 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। पहले 7 मौलिक अधिकार था जब संविधान बना था, लेकिन 7वां अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया तो बच गया 6 मौलिक अधिकार। और उस मौलिक अधिकार को 7वां संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी रूप में उसे जो है डाल दिया गया है कानूनी अधिकार में, जिनका कि उपभोग कर भारत को प्रत्येक नागरिक अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है। छठा 7वां जो पॉइंट्स है भारतीय संविधान की विशेषता का, नीति निर्देशक तत्व।
भारतीय संविधान के चतुर्थ अध्याय में शासन संचालन हेतु सरकार के लिए जिन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, उन्हीं सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्व भी कहा जाता है। इसे जो है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। इन सिद्धांतों को उद्देश्य भारत को एक लोक कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करना है। आठवां जो पॉइंट्स है, नागरिकों के मूल कर्तव्य है। भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। आगे जो पॉइंट्स है, भारतीय संविधान की विशेषता का लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अर्थात भारत में प्रभुसत्ता जनता में निहित है तथा जनता को अपने प्रतिनिधि चुनकर सरकार बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। गणराज्य का मतलब होता है कि भारत का सर्वोच्च प्रधान वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना गया प्रधान होगा। अगला जो पॉइंट्स है, भारतीय संविधान की विशेषता का कठोर एवं लचीला संविधान है। इसका मतलब है कि भारत का जो संविधान है ना तो पूरी तरह से कठोर है और ना ही लचीला है, दोनों का मिश्रण किया हुआ है। आगे पॉइंट्स है, भारतीय संविधान की विशेषता का धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है। किसी भी धर्म को ज़्यादा जो है, कोई एक धर्म को जो है अपना ये घोषित नहीं करता है। राज्य जो है किसी भी धर्म को मतलब कि जो है उसे राज्य का धर्म नहीं घोषित करता है। संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, अर्थात भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, परंतु उसके द्वारा देश में निवास करने वाले सभी धर्मों और जाति लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। अगला जो पॉइंट्स है, इकहरी नागरिकता है, यानी कि पूरे देश में एक नागरिकता है, राज्य को अलग से नागरिकता प्रदान नहीं किया गया है। अगर आप देश के नागरिक हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। किसी स्टेट, बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली, चेन्नई, कहीं का भी जो है आप किसी स्टेट का नागरिकता नहीं है, आप भारत देश के नागरिक हैं। अगला पॉइंट है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है हमारे संविधान की विशेषता में। ये जो है संविधान के भाग 3 के 17वें अनुच्छेद में व्यवस्था किया गया है। अगला जो पॉइंट है वो है वयस्क मताधिकार। ठीक है, वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, 18 वर्ष की अवस्था पूरी अगर कर चुका है तो धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को समान रूप से मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा। अगला जो पॉइंट्स है, स्वतंत्र और एकहरी न्यायपालिका की स्थापना है। हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और एकहरी है। मीन्स केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है और केंद्र से नीचे जो राज्य है, राज्य में हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और तीनों का एकीकृत व्यवस्था है। एक के ऊपर एक हायरार्की सिस्टम से व्यवस्था किया गया है। अगला जो पॉइंट्स है, संविधान की विशेषता विश्व शांति और मैत्री का पोषक है। भारतीय संविधान ने सदैव विश्व शांति एवं विश्व बंधुत्व का समर्थन करता है। अगला जो पॉइंट्स है, एक राष्ट्र की व्यवस्था है, यानी एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था है, जो कि संविधान की धारा 343 में कहा गया है कि संघ की अधिकृत भाषा देवनागरी लिपि में ही हुई है, जो कि हिंदी है। अगला जो पॉइंट्स है वो है विधि का शासन। भारत के जो संविधान है वो ब्रिटेन के संविधान की भांति समस्त नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। अगला जो पॉइंट्स है वो है द्वितीय सदनात्मक व्यवस्थापिका। भारतीय संविधान के अंतर्गत 2 सदनात्मक व्यवस्था किया गया है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो ये सारी जो है विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की। अब आइए हम निष्कर्ष के रूप में बता सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में, मैं महसूस करता हूँ कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है
और इसमें शांति व युद्ध काल दोनों में देश को बनाए रखने की सामर्थ्य है। वास्तव में मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि नवीन संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि संविधान खराब है, बल्कि हमें यह कहना होगा कि भारतीय ही खराब है। तो ये रहा भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन।